हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिमिट की। और आपने पढ़ा था डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन। मैंने आपको बोला था मैं एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट कराऊंगी, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए वो डेफिनेशंस की नीड थी। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन? एनालिटिक फंक्शन, if a single valued function fz possesses a unique derivative at every point of region R, then fz is called the analytic function or regular function। और analytic function को holomorphic function भी बोलते हैं। मतलब एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड पॉसेस ए यूनिक डेरिवेटिव। मान लो एक रीजन आपको आर दे रखा है, आर रीजन के अंदर फंक्शन एफ जेड पॉसेस यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं कि उस रीजन में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो हम उसको बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। और जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, वो पॉइंट हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं? दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज एक फंक्शन ले लिया एफ जेड इक्वल टू 1 में जेड प्लस में 1 और जेड माइनस में 1। मतलब आप एनालिटिक फंक्शन तब बोलोगे जब आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं कि एफ डैश जेड निकालते हैं, तो एफ डैश जेड आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर जेड की वैल्यू आप -1 और जेड की वैल्यू 1 डालते हो, तो ये आपका इंफिनिटी में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा? जहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप एफ डैश जेड निकालोगे तो ये अपॉन में आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये आपके पॉइंट क्या हो जाते हैं? दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट्स। जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वो पॉइंट आपका कहलाता है सिंगुलर पॉइंट्स। तो एक फंक्शन एफ जेड को आप कब एनालिटिक बोलोगे? जब आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? उसका डिफाइन होना चाहिए। आप ऐसे कह सकते हो, अगर उसका डेरिवेटिव डिफाइन है तो हम उसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। अगर जिन पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता, जिस पॉइंट के ऊपर, तब हम उसको बोलेंगे, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं? दैट इज पॉइंट्स आर कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट्स। तो इस जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मैं कोई और एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे हमने आपको रीजन भी डिफाइन होगा, उस रीजन के अंदर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू, एक मिनट अभी बताती हूँ मैं आपको। एफ जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड अपॉन में जेड प्लस में 1 है। तो क्या ये फंक्शन एनालिटिक है? उसके लिए आपको रीजन भी दे रखा है, मोड जेड इक्वल टू 2। मोड जेड इक्वल टू 2 एक रीजन है। तो मोड जेड इक्वल टू 2 का मतलब कि आपका ये एक मोड जेड इक्वल टू 2 को आप जब ड्रॉ करोगे, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? जेड माइनस में ए इक्वल टू आर, वेर ए क्या होता है? सेंटर होता है, और आर क्या होता है? रेडियस होता है। तो ये इसको ड्रॉ करते हैं, तो अब हमारा सेंटर क्या हो गया? 0, रेडियस 2। सेंटर 0 और 2 को लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये -2 से 2, -2 से 2, मतलब इस रीजन पे ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, ये बताना है। आप अब इसका डेरिवेटिव निकालते हो, एफ डैश जेड निकालते हो, यू बाई वी फॉर्मूला लगाओगे, तो जेड प्लस में 1 का स्केयर आ जाएगा, जेड प्लस 1 एज इट इज, ई की पावर माइनस जेड का हो गया ई की पावर माइनस जेड, माइनस में ई की पावर माइनस जेड एज इट इज, और जेड प्लस 1 का आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, बट
किस पॉइंट पे, ये सारे पॉइंट्स पे, इस रीजन के अंदर जो सारे पॉइंट्स होने चाहिए वो पॉसिबल होना चाहिए। बट जब जेड को मैं -1 डालती हूँ, -1 डालते ही समथिंग अपॉन एफ डैश जेड, समथिंग अपॉन में 0 आ जाता है, दैट इज इंफिनिटी हो जाता है। तो जेड इक्वल टू -1 पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है इस रीजन में। ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, इस रीजन के अंदर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अगर मान लो मैंने, अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, हमने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब ये है कि हमने इसके जो सर्कल डिफाइन किया है उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया जेड प्लस में 4 ले लिया, और हमारा सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1 है। तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1, -1 से 1 है। तो ये सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि z इक्वल टू -4 पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। बट -4 आपका कहाँ है, इस रीजन से बाहर है, आउटसाइड लाइट कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन एफ जेड आपका क्या हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया। एनालिटिक फंक्शन, दैट इज एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन इन द रीजन मोड जेड इक्वल टू 1। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, जहां पे फंक्शन आपका एग्जिस्ट, मतलब आप डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलते हो कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और आप एनालिटिक कुछ पॉइंट्स को छोड़ के भी कह सकते हो। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, दैट पॉइंट आर कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, ये तो वैसे डेफिनेशंस थी समझाने के लिए। अब मैं एक, मतलब कि एक फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है उसके लिए एक थ्योरम बनाई हुई है। आपको कैसे पता लगेगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे पॉसिबल है या नहीं है, उसको निकालना थोड़ा टफ होता है। उसके लिए क्या किया हुआ है, एक थ्योरम ड्राइव की हुई है। उस थ्योरम को हम बोलते हैं दैट इज द सी आर इक्वेशंस। सी आर इक्वेशंस, तो हमारी ये है दैट इज सी आर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशन क्या होती है, सीआर इक्वेशन एक फंक्शन एफ जेड को, एफ जेड एक फंक्शन दे रखा है आपको, एफ जेड यही सीआर इक्वेशन है। इस सीआर इक्वेशंस क्या होती है, दैट इज एफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, हर क्वेश्चन में आप यही लेके चलोगे, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड दैट इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। आप ये ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर जेड आपका क्या होगा, एक्स प्लस में आयोटा वाई होगा। जब आप एफ जेड की बात करोगे, एफ फंक्शन हमने लगा दिया, एफ जेड को डब्ल्यू लेके चलोगे, और एफ जेड आपका यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, हम ये लेके चलेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, हम यही लेके चलेंगे। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, एफ जेड को हम यू और वी की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम एनालिटिक इन रीजन आर, कोई भी रीजन आर में एनालिटिक कब बोलोगे, जब u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, all आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो ऑफ एक्स वाई इन द रीजन आर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो इन द रीजन आर में। तो और आपके पास क्या है कि करली यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल हो करली वी का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, करली यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में इक्वल हो माइनस में करली वी बाय करली एक्स के। तो आप क्या बोलोगे कि आपके जो फंक्शन है वो आपका फंक्शन क्या होगा, दैट इज द एनालिटिक फंक्शन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। इस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सी आर इक्वेशन, कॉची राइमन इक्वेशन, ब्रीफली कॉल्ड द सी आर इक्वेशन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक इज द, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इन 2 पॉइंट्स को हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमारी कंडीशन हम मान के चलते हैं नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब आप का जो W फंक्शन है वो एनालिटिक दे रखा है, आपको वो 2 पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि आपके पास जो इसके ऊपर चलते हैं हम,
देखो यहाँ पे आपने आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एनालिटिक आर दिस दो कंडीशन आपने प्रूव करनी है। तो हम लेके चलते हैं, हम डब्ल्यू एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे लिख दिया डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट रीजन। हर पॉइंट के रीजन पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने ये ले लिया, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई भी इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, और यू वी और जेड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा जेड ले लिए। तो एफ डैश जेड को अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखती हूँ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बाई डेल्टा जेड टेन टू जीरो। तो एफ जेड आपका क्या था, यू प्लस आयोटा वी। तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा, दैट इज यू। अब देखो एफ जेड आपका क्या है, u प्लस में आयोटा v है। तो एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, u प्लस में डेल्टा u प्लस आयोटा v प्लस में डेल्टा v। ये आपका क्या हो जाएगा, हमने u में स्मॉल इंक्रीमेंट दिया, v में स्मॉल इंक्रीमेंट दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आपका, हमने इसको u और v की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, देखो डेल्टा जेड टेन टू जीरो जो कटता है काट दो, यहाँ पे u से u कट जाएगा, आयोटा v से आयोटा v कट जाएगा, आपके पास बच गया डेल्टा u बाई डेल्टा जेड डेल्टा v बाई डेल्टा जेड, ये कर लिख लिया हमने। सिंस फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, आपको दे रखा है एनालिटिक है, एनालिटिक है तो इसका मतलब फंक्शन आपका डेरिवेबल है, डेरिवेबल है तो आपने पहले डेफिनेशंस पढ़ी है, डेरिवेबल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब लिमिट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दो पाथ लेके चलते हैं। फर्स्ट पाथ हमने क्या चूज किया, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डेल्टा वाई टेन टू जीरो, डेल्टा जेड क्या होता है, दैट इज डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। जब एक लाइन पैरेलल टू हमने एक्स एक्स वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले ली तो वाई जीरो हो गया, तो डेल्टा जेड इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स। तो अब पुट कर देते हैं, हमने क्या किया, उस पाथ के अलोंग लिया, उस पाथ में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर दी, तो डेल्टा जेड आपका हो गया, दैट इज यहाँ पे हमने जेड की जगह डेल्टा एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं दूसरा पाथ ले लेती हूँ, अब हमने पाथ ले लिया वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एक्स आपका जीरो होगा तो डेल्टा जेड आपका क्या बनेगा, आयोटा प्लस में डेल्टा वाई। तो डेल्टा जेड की जगह आयोटा डेल्टा वाई हमने पुट कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। तो वन बाय आयोटा आपका क्या बनता है, माइनस आयोटा बनता है, यहाँ पुट कर दिया। तो अब लिमिट्स को हमने यहाँ पे हटा दिया, वाई की जगह डेल्टा वाई टेन टू जीरो है, तो इसका मतलब ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव बन गया, हमने यहाँ पे इसको करली की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव करली यू बाई करली वाई क्या होता है, लिमिट डेल्टा वाई टेन टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वाई, तो आप उसको लिख सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आपके एफ डैश जेड है, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम कब होगा, जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो रियल पार्ट हम रियल पार्ट के इक्वल करते हैं, तो करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली वाई। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल करते हैं, तो करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस में करली वी बाई करली वाई। तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन मींस कि आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, आपको शो करना है फंक्शन क्या होगा, एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन होगा, एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन होगा तो आप क्या करते हैं, एनालिटिक फंक्शन आपने शो करना है कि ये फंक्शन आपका क्या होगा, दैट इज द एनालिटिक फंक्शन होगा। तो उसके लिए हम लेके चलते हैं,
लेके चलते हैं एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और एफ जेड हमने क्या लिया था, यू प्लस आयोटा वी, यू और वी एक्स वाई के फंक्शन है, तो एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, वाई में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वाई। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, दैट इज हमने डेल्टास की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, दैट इज यू एक्स वाई, टेलर थ्योरम अप्लाई कर दी, टू वेरिएबल्स की टेलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया यू एक्स वाई करली यू बाई करली एक्स डेल्टा एक्स करली यू बाई करली वाई डेल्टा वाई। सिर्फ फर्स्ट सेकंड हमने दो टर्म टेलर थ्योरम की यूज की हैं, ऐसे इसमें टेलर थ्योरम लगा दी, दो टर्म हमने यूज कर ली। तो आप लर्न रखोगे, हमने पढ़ी हुई है यू एक्स प्लस में एच और वाई प्लस में के की हमने टेलर थ्योरम लिखी होती है, तो क्या होती है यू एक्स वाई प्लस में करली यू बाय करली एक्स, स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होता है एच, प्लस में के करली वी बाय करली वाई। तो ये हमारा क्या होता है, टेलर थ्योरम होती है। टेलर थ्योरम हम पहले पढ़ के आते हैं, तो उस टेलर थ्योरम का यूज हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पे किया, और सिर्फ पहली दो टर्म्स हमने लिख ली। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम पहली दो टर्म्स हमने लिख ली, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, करली यू बाई करली एक्स वाई और आयोटा करली वी बाई, इनको इकट्ठा कर लिया, और ये टर्म हमने इकट्ठी कर ली। इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, और इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, इसमें से हम डेल्टा वाई कॉमन लिखे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई आपका एफ जेड बनता है, तो ये हमने एफ जेड रख दिया, और ये हमने एज इट इज रख दिया। इस एफ जेड को हम इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया हमारे पास एफ जेड प्लस डेल्टा जेड चल ही रहा था, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे हमने क्या किया, सी आर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, तो ये जो y के वेरिएबल थे, सी आर इक्वेशन से हमने x में चेंज कर दिया। आपको पता है करली v बाई करली y करली यू बाई करली एक्स इक्वल है करली यू बाई करली वाई करली वी बाई करली एक्स माइनस ऑफ के इक्वल है, तो हमने ये चेंज कर दिया। अब डेल्टा हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ आयोटा है, माइनस की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, आयोटा स्क्वायर लिखा, तो हमारे पास करली यू बाई करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाई करली एक्स, आयोटा को बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इसके इक्वल हो जाएगा, और इसके आगे आपके पास आयोटा आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, करली यू बाई करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाई करली एक्स बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया डेल्टा एक्स प्लस आयोटा करली वाई। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई क्या बनता है, डेल्टा जेड, उसकी जगह डेल्टा जेड रख दिया, डेल्टा जेड को नीचे ले जाओगे, तो आपके पास एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड आ गया, दैट इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाई करली एक्स हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दी, हमें पता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये एफ डैश जेड बन जाएगा, और आपको पता है सी आर इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों टर्म्स, जब आपकी ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है तो एफ डैश जेड भी एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि करली यू बाई करली एक्स करली वी बाई करली एक्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, दैट इज एनालिटिक फंक्शन हो गया। ठीक है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है सीआर की, आपकी बुक में अलग अलग दे रखी है, पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर रखी है, फिर आपके दूसरी कंडीशन प्रूव कर रखी है, तो इसमें से आप देख लेना, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीआर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी हमने सीआर इक्वेशन पढ़ी है, सीआर इक्वेशन आपको लर्न रखनी है। सीआर इक्वेशन क्या होती है, दैट इज यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ये आपकी क्या है, सीआर इक्वेशन है। अब इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा लेके चलते हो, तो z आपका क्या बन जाता है, x प्लस आयोटा y में ये वैल्यू हमने डाल दी, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर बाहर ले लिया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपका e की पावर आयोटा थीटा बन गया,
तो एफ जेड आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एफ अप्लाई किया तो एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा, बट एफ जेड किसके इक्वल होता है, यू प्लस आयोटा वी। आप हमेशा ध्यान रखना जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल लेके चलेंगे पूरे चैप्टर में, और एफ जेड को हम यू प्लस आयोटा वी के इक्वल लेके चलेंगे, जहां पे यू आपका एक्स और वाई का फंक्शन है और वी भी आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू एफ जेड। पूरे चैप्टर में हम ये यूज करेंगे, तो इसको आपने लर्न रखना है। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा, एफ जेड को हमने यू प्लस आयोटा वी डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। देखो ये थोड़ी इमेज क्लियर नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव लेते हैं, जब आप आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर के रिस्पेक्ट में जब आपने डेरिवेटिव लिया, क्योंकि आपकी इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं आई, आर के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज करली यू बाय करली आर प्लस आयोटा करली वी बाय करली आर इक्वल टू एफ का, एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा, और साथ में आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर के साथ जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही ये हमने क्या किया, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, तो करली यू बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली वी बाय करली थीटा इक्वल टू एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, दैट इज आयोटा आर हम बाहर ले लेते हैं, आयोटा आर हमने ले लिया, करली यू बाय करली आर प्लस आयोटा करली वी बाय करली आर। हमने यहाँ पे आयोटा आर को बाहर ले लिया और एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 से 2 में पुट कर दी, तो करली यू बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली वी बाय करली थीटा आपका इसके इक्वल आ गया। अब कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आई आर करली यू बाय करली आर माइनस में आर करली वी बाय करली आर, ये हो गया। तो करली यू बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली वी बाय करली थीटा, तो कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट मैंने कंपेयर किया तो करली यू बाय करली थीटा इक्वल टू माइनस का आर करली वी बाय करली आर हो गया। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करती हूँ तो करली वी बाय करली थीटा इक्वल टू आर करली यू बाय करली आर हो गया। तो आर को उधर ले जाते हैं तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दैट इज द सी आर इक्वेशंस। तो ये सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म है, ये भी आपकी बुक में दे रखा है, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पहले मैंने आर्टिकल्स बता दिए ताकि फिर क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो ये आपका सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म है, आपको एज ए फॉर्मूला भी इसको लर्न करके चलना है, जिससे आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, दैट इज आपका क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो आपको ये लर्न रखना है पोलर फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हार्मोनिक फंक्शन। आपने पढ़ा हुआ है कि एनी सॉल्यूशन ऑफ लाप्लेस इक्वेशन, लाप्लेस इक्वेशन ये होती है करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर 5 बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, उसका कोई भी सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आपने क्या प्रूव करना है इसमें, हार्मोनिक फंक्शंस जो आपने ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, रियल और इमेजिनरी पार्ट यू एंड वी, यू एंड वी आपके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है एनालिटिक फंक्शन के, वो आपके क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक मतलब आपने शो करना है करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपने दो चीजें प्रूव करनी है कि यू वी हार्मोनिक है। तो एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है,
यू वी सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन कर दिया, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकंड का वाई के रिस्पेक्ट में। जब आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में लोगे तो कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई, इसका y के रिस्पेक्ट में कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y स्क्वायर, इसका भी y के रिस्पेक्ट में लोगे माइनस कर्ली स्क्वायर v बाय कर्ली y बाय कर्ली x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कर्ली स्क्वायर v बाय कर्ली x कर्ली y आपका ये दोनों टर्म इक्वल है दोनों टर्म्स। इसकी जगह ये पुट कर सकते हो, इस माइनस को मैं यहाँ पे ले गई, दैट इज ये माइनस बन गया, इसको हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इसको राइट साइड में ले गए, तो आपका u जो है सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लेस इक्वेशन को, मतलब एनी सॉल्यूशन ऑफ लाप्लेस इक्वेशन। इसका मतलब आपका u क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया। जैसे मैंने अब x पहला x के और y के रिस्पेक्ट में लिया है, ऐसा ही पहला y और दूसरा x के रिस्पेक्ट में आप ले लोगे, तो आपके पास नेक्स्ट प्रूव हो जाएगा कि v आपका क्या है, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। तो ये दोनों टर्म्स आपने करके रखनी है, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन भी आपका शो होगा, बहुत जगह आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 के इक्वल आना चाहिए, वो यहाँ पे प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं कि हमने एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, दो फैमिली डिफाइन की, यू एक्स वाई इक्वल टू C1 एंड यू वी एक्स वाई, यहाँ पे वी एक्स वाई लिख लेना, वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू C2 विच फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो दो फैमिलियां हमारी, ये दो फैमिलियां हैं, तो हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो फर्स्ट कर्ली यू बाई कर्ली एक्स हो गया, फिर वाई का करेंगे कर्ली यू बाई कर्ली वाई और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई हम लेके चल रहे हैं वो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू dy by dx equal to that is curly u by curly x minus of curly u by curly y, that is आपका dy by dx हो गया। सिमिलरली हम 2 को करते हैं, तो dy by dx की वैल्यू m2 आ जाएगी। m1 m2 हमें निकालना है, तो m1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये हो गया। बट आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। एनालिटिक फंक्शन में सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो सी आर इक्वेशन की ये वैल्यू है कर्ली यू बाई कर्ली एक्स इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली वाई, कर्ली यू बाई कर्ली वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। ये वैल्यू इनमें पुट करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, आपके पास -1 बच जाएगा। तो इसका मतलब the product of the slope of 1 and 2 is -1, hence दोनों सिस्टम आपके क्या हो गए, ऑर्थोगोनल सिस्टम हो गए। तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो ये भी आपकी बुक में दे रखा है। ये एग्जाम्पल नंबर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 है क्वेश्चन में, कि दो फैमिली को ऑर्थोगोनल सिस्टम कब बोलेंगे, जब वे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, दैट इज द ऑर्थोगोनल फंक्शन। ठीक है, तो मतलब जब आप पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारे आर्टिकल हैं, पहले मैंने सारे आर्टिकल करा दिए, बुक में अलग अलग जगह दिए हुए हैं, पहले आप ये आर्टिकल सारे रीड कर लेना और इनके रिजल्ट हम यूज करेंगे, कल क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।